हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका। अगर कोई नया देख रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इनिशियल बूस्टअप की ज़रूरत है और मैं आपका जो है बहुत बहुत आभारी रहूँगा। ठीक है, तो बस। तो फ्रेंड्स, जो है हम पिछले वीडियो में स्टोन की टेस्टिंग जो है पढ़ रहे थे और हमने जो है दो टेस्टिंग को और कवर करा था। ठीक है, पहला था इम्पैक्ट टेस्ट और दूसरा था हमारा एब्रेशन टेस्ट। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो हमने जो है पिछले वीडियो में इम्पैक्ट टेस्ट देखा था, और ये इम्पैक्ट टेस्ट जो है टफनेस याद करने के लिए करते हैं, और ये टेस्ट जो है पेज इम्पैक्ट मशीन के द्वारा हम करते हैं। ठीक बात। और इसके प्रोसीजर हमने समझे थे, प्रोसीजर में कुछ रखा नहीं है। और इसके बाद से हमने देखा था एब्रेशन टेस्ट, और ये एब्रेशन टेस्ट जो है हार्डनेस एंड बियरिंग रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये एब्रेशन टेस्ट जो है डोरी टेस्टिंग मशीन के द्वारा हम लोग करते हैं। तो ये दो और दो चार बातें जो है ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद से हमने इसके प्रोसीजर सारे समझे थे, और हमने ये देखा था फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो ये जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट का जो भी फार्मूला दिया है यहाँ पे, वो जो है आपको याद रखना है। ये जो फार्मूला है इसे आपको याद रखना है, क्योंकि इस पे जो है एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक बात। और इसके बाद से ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट, अगर तो यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट का अगर रेंज दिया है, तो अगर ये 0 से 14 है तो हमारी जो स्टोन है वो सॉफ्ट रहेगी, और अगर 14 से 17 है तो स्टोन मीडियम, और 17 से जब अधिक रहेगी, 17 से अधिक, तो हमारी जो स्टोन है वो हार्ड रहेगी। ये सारी बातें हमने जो है पिछले वीडियो में देखी थी, और इस वीडियो में मैंने आपको फिर से बता दिया, तो आपका जो क्या हो गया, रिवाइज हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा पहला टेस्ट रहेगा हैट्रिजन टेस्ट। हैट्रिजन टेस्ट, तो जो हमारा 5वां नंबर का टेस्ट है, ATTRISION, हैट्रिजन टेस्ट। हैट्रिजन टेस्ट, तो ये हैट्रिजन टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो फॉर भाई, देखो अभी 11 बज रहे हैं और मुर्गे चिल्ला रहे हैं। ठीक है, और ये मेरे मुर्गे नहीं है भाई। तो एंटीजन टेस्ट किसी लिए करते हैं, फॉर हार्डनेस, HARDNESS, हार्डनेस, वियरिंग, WEARING, वियरिंग, रेजिस्टेंस, RESIS। एंटीजन टेस्ट जो है हार्डनेस, टफनेस, TOUGHNESS, टफनेस एंड रेट ऑफ वियरिंग, WEARING, वियरिंग रेजिस्टेंस, RESISTANCE। तो हार्डनेस टेस्ट के द्वारा जो है हमें ये तीन चीजें प्राप्त होती हैं। अरे सॉरी, एट्रिजन टेस्ट के द्वारा पहला तो हार्डनेस प्राप्त होता है, दूसरा टफनेस प्राप्त होता है, और तीसरा रेट ऑफ बियरिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, पिछले वीडियो में केवल बियरिंग रेजिस्टेंस था, इतना था, जबकि इस वीडियो में रेट ऑफ बियरिंग रेजिस्टेंस है। तो इस बात को जो है ध्यान में रखेंगे, है ना। एग्जाम में यही पूछता है आपसे, अगर पूछेगा कि रेट ऑफ बियरिंग रेजिस्टेंस जो है किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, तो एट्रिजन टेस्ट के द्वारा। या पूछेगा कि एट्रिजन टेस्ट के द्वारा क्या ज्ञात करते हैं, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा कई सारे, और वहां पे दिया रहेगा रेट ऑफ बियरिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो है तीनों जो है ध्यान में रखना है आपको, है ना। अब ये एंटीजन टेस्ट जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो एंटीजन टेस्ट, ATTRISION, एंटीजन
टेस्ट। अब ये एट्रिजन का मतलब क्या होता है? रबिंग बिटवीन स्टील बॉल एंड रॉक या स्टोन, ठीक है, या फ्रिक्शन बिटवीन। तो अगर स्टील के बॉल और स्टोन के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है तो उसे एट्रिजन कहते हैं। और अगर स्टोन और स्टोन के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एब्रेशन कहते हैं। तो ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था। तो एंटीजन टेस्ट किसके द्वारा करते हैं? तो ये करते हैं डेवल टेस्टिंग मशीन, DEVEL, डेवल, TESTING, टेस्टिंग, MACHINE मशीन द्वारा करते हैं। तो एंटीजन टेस्ट डेवल टेस्टिंग मशीन के द्वारा करते हैं, ठीक बात। अब ये कैसा होता है, ठीक है, और इसके बाद से एक और यहाँ पे नोट करके पहले लिख लेंगे। जब हम एंटीजन टेस्ट करते हैं तो हमें स्टोन के लिए अलग अलग जो है एवरेशन टेस्ट और इम्पैक्ट टेस्ट जो है करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा हार्डनेस भी पता हो जा रही है, टफनेस भी पता हो जा रही है और रेट ऑफ बियरिंग रेजिस्टेंस अभी पता हो जा रही है, ठीक है। तो हमें जो है तीनों चीज़ें मिल जा रही हैं एक साथ। तो अगर अगर यह हमें पूछेगा, मतलब ऑप्शन दे देगा कि जो है हार्डनेस या बियरिंग रेजिस्टेंस किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, तो अगर वहाँ पे एट्रिजन टेस्ट ऑप्शन रहेगा तो हम लोग वहाँ पे एट्रिजन टेस्ट को ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा जो है एक ही टेस्ट में हमें हार्डनेस भी मिल रही है, टफनेस भी मिल रही है और बियरिंग रेजिस्टेंस भी मिल रही है। तो एक ही टेस्ट कर रहे हैं तो हमें तीन चीज़ें मिल रही हैं, तो हमारे लिए क्या है, ये फायदे हैं, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं, नोट करके यहाँ पे लिख लेते हैं कि यह टेस्ट करने के बाद IMPACT इम्पैक्ट टेस्ट तथा ABRASION एब्रेशन टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जब हम यह टेस्ट कर लेंगे तो हमें इम्पैक्ट टेस्ट और जो है एब्रेशन टेस्ट जो है करने की आवश्यकता क्या है, नहीं होती है, ठीक बात। अब देखो, हम जो है डेवल टेस्टिंग मशीन के द्वारा जो है एंटीजन टेस्ट करते हैं। तो डेवल टेस्टिंग मशीन जो है कैसा होता है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है, कैसे बनाऊं, ऐसे ये हो गया और ऐसे, ऐसे हो गया, ठीक है, और ऐसे। ये मतलब टेढ़ा नहीं है, ये वाला टेढ़ा है बस केवल, और ये है यहाँ से एंगल इसका 30 डिग्री रहेगा, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, यहाँ पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। और ये क्या है, ये स्टील के सिलेंडर है, ठीक है, और इसमें क्या भरा हुआ है, स्टोन। ये जो ब्लू कलर के हैं वो स्टोन भरे हुए हैं, ये क्या है, स्टोन। और ये जो सिलेंडर है स्टील का, इसका डायामीटर है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो है 38 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 38 नहीं, 34, सॉरी। तो मिट जाए एक सिंग,
34 सेंटीमीटर। तो ये जो सिलेंडर हो, इनकी सिलेंडर की हाइट 34 सेंटीमीटर है, और इसका जो डायामीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ इस हॉरिजेंटल से झुकाव जो है इसका 30 डिग्री है। ठीक है। और इस सिलेंडर में जो है हम जो है अपना सिलेंडर में हम अपना जो है सैंपल जो है भर देते हैं, और सैंपल का डाया जो है कितना होता है वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। और इसी सिलेंडर में स्टील के बॉल होते हैं। ठीक है, स्टील के बॉल होते हैं, और इसी में क्या होता है, हमारे जो है स्टोन के टुकड़े होते हैं। ठीक है, रॉक के टुकड़े हमारे स्टोन होते हैं। तो इस सिलेंडर को हम जो है 30 आरपीएम की दर से 30 आरपीएम यानी कि 1 मिनट में 30 राउंड। ठीक है, और ये कितना बार, 90,000 बार, 90,000 बार 30 राउंड पर मिनट की दर से इसे रोटेट करवाते हैं। ठीक है, तो रोटेट करवाने के बाद जो है इसका जो है शुरुआती वेट हमें पता होगा जब हम स्टोन इसमें डालेंगे टेस्ट करने के लिए। तो और टेस्ट करने के बाद हमारे पास जो है 1.7 mm की क्या होती है, सीव होती है। सीव यानी कि चालनी। ये क्या है, स्टील बॉल है। तो हमारे पास 1.7 mm की जो है क्या होगी, सीव होगी। ठीक है ना। तो शुरुआती वेट हमें इस सैंपल का पता होगा, और 90,000 रोटेशन, 90,000 रोटेशन करने के बाद हम इस 1.7 mm सीट से क्या करेंगे, इसको चालेंगे। मतलब कि 1.75 mm साइज की चालनी से इसे चाल देंगे। और चालने के बाद क्या होगा कि इस चालनी के ऊपर जो स्टोन का टुकड़ा बचा रहेगा, इसका वेट क्या करेंगे, हम W2 ज्ञात कर लेंगे। और इसका वेट ज्ञात करके और इन दोनों की सहायता से जो है हम जो है इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज्ञात कर लेंगे, और उससे हम पता कर लेंगे कि जो स्टोन है वो किस क्वालिटी की हमारी जो स्टोन प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ऐसा रहता है इसमें। तो हम जो है उसी को थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्या हम लोग करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को बस केवल समझना है, ऐसे लिखने में पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो कोड भाषा में केवल लिख लेते हैं, जैसे ऊपर हमने लिखा है। तो हमारे पास क्या रहेगा, ओवन ड्राई सैंपल, ओवन ड्राई सैंपल रहेगा, और इसका वेट इस वेट को हम लोग पहले ओवन ड्राई सैंपल लेते हैं। इसका वेट जो है W1 होता है, कितना होता है शुरू में, 5 kg। ठीक है, और इस ओवन ड्राई सैंपल की साइज कितनी होती है, तो साइज होती है 60 mm। तो ये इसमें जो स्टोन दिख रहे हैं हमारे जो है 60 mm साइज के होते हैं। टोटल रोटेशन कितना हो गया, पहले रेट ऑफ रोटेशन लिख लेते हैं। रेट ऑफ रोटेशन यानी कि घूमने की दर कितनी रहेगी, 30 RPM, यानी कि 30 राउंड पर मिनट की दर से हमें जो है इसे घुमाना है। और टोटल रोटेशन हमारा कितना रहेगा, TOTAL। यहाँ पे एक ओवन ड्राई सैंपल लेते हैं, रेट ऑफ रोटेशन, टोटल नंबर ROTATION, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन 9000। ठीक बात। अब देखो हम जो है इसे 90,000 बार घुमा रहे हैं, और हम जो है 1 मिनट में 30 बार घुमा रहे हैं। तो हमें कितना टाइम लगेगा, टाइम तो 90,000 भागे 30, तो ये कितना आ जाएगा, 300 मिनट। और इस मिनट को घंटे में बदलेंगे तो ये कितना घंटा आ जाएगा, 5 घंटे, है ना, 5 आवर। HOURSE। तो 5 आवर्स तक यानी कि 5 घंटे तक इसे 30 RPM की दर से घुमाएंगे।
और घुमाने के बाद अब क्या करेंगे कि अब देखो इसे घुमाएंगे तो भैया देखो इसमें क्या क्या होगा। एक तो जो स्टोन है उसकी टक्कर जो है स्टील के बॉल से होगी, फ्रिक्शन होगा दोनों के बीच में, एक तो ये हो गया। फिर स्टोन का स्टोन में टक्कर होगा, फिर स्टोन का जो है स्टील बॉल में टक्कर होगा, और घूमते घूमते क्या होगा कि ये स्टील बॉल जो है स्टोन के ऊपर भी गिरेगा। तो इससे जो है हमारा जो तीनों चीजें जो हम ज्ञात कर रहे हैं, जो तीनों चीजें जो हम ज्ञात कर रहे हैं, इम्पैक्ट, अगर स्टील के बॉल गिरेंगे तो इसमें इम्पैक्ट डालेंगे ही, ठीक बात। फिर इसके बाद से हार्डनेस, तो अगर ये हार्ड रहेगा तो मतलब इसके वेट में कितनी कमी होगी, इसके आधार पे हम लोग हार्डनेस और वियरिंग रेजिस्टेंस जो है पता कर पाते हैं, ठीक है। तो इससे जो है हमारा जो है तीनों जो है पर्पज हमें पूरा हो जाता है। अब सीप की साइज हमारी कितनी है, तो हमने 5 घंटे तक रोटेशन कर दिया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, सीविंग करेंगे, ठीक है ना। तो पहले सीव का साइज देख लेते हैं, SIEVE सीव, और ब्रैकेट में लिख लो 4 मिली। साइज 1.7 mm, ठीक बात। अब सीव की साइज हमारी हो गई 1.7 mm। अब हम क्या करेंगे कि इस जो हमारा जो हमने 5 घंटे तक जो है हम जो टेस्ट कर चुके हैं अपने सैंपल पे, ये क्या है, DORRY डोरी TESTING टेस्टिंग मशीन MACHINA, तो डोरी टेस्टिंग मशीन है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो 5 घंटे तक हम टेस्ट कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी स्टोन है उस पर टूट फूट हुए होंगे। तो टूट फूट हुए होंगे तो हम 1.7 mm की जो है सीविंग से चालनी से जो है चाल लेंगे तो क्या होगा कि जो चालनी के ऊपर बचा होगा उसका हम वेट ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो WEIGHT वेट ऑफ रिटेंड, RETAIED, रिटेंड मतलब बचा हुआ है ना, TESTE टेस्टेड सैंपल, जिस सैंपल पे हमने टेस्ट कर चुके हैं, आफ्टर AFTER आफ्टर सीविंग, चालने के बाद SIEVING, वो क्या होगा हमें पता रहेगा। मान लो वो W2 है, शुरू का हमें पता है W1 है 5 kg, और लास्ट का हमें पता है W2, तो दोनों हमें पता हो गए। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, हम फ्रिक्शन कोफिशिएंट, इसमें भी जो है फ्रिक्शन कोफिशिएंट से हम फ्रिक्शन कोफिशिएंट, इसके लिए फार्मूला है FRICTION, फ्रिक्शन COE FICIENT। मैंने फ्रिक्शन का कहीं स्पेलिंग जो है गलत लिखा है, FRICI लिखा था, W1 माइनस W2 अपॉन W1, यानी कि हम शुरुआती वेट जो है हमारा, उसका जो है हम शुरुआती वेट की तुलना में हम उसका जो है प्रतिशत मान ज्ञात कर रहे हैं कि जो है कितना लॉस हुआ है, ठीक है ना, कितना वेट हमारा जो है परसेंटेज में लॉस हुआ है। तो अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट का मान, यानी कि अगर हमारा जो परसेंटेज लॉस है, लॉस मतलब देख लो कैसे लॉस, अब W1 हमें पता है और W2 हमारे पास बचा हुआ है, तो W1 में से W2 घटा देंगे तो ये पता चलेगा कि कितने कण जो है 1.75 mm से छोटे हो गए, यानी कि वो लॉस हो गया, यानी कि हमारा जो स्टोन था
उसमें घर्षण के कारण, टूट फूट के कारण जो है उतने पार्टिकल जो है छोटे हो गए, है ना। तो ये इसी को हम जो है फ्रिक्शन कोफिशिएंट कहते हैं। तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट को शॉर्ट फॉर्म में एफसी लिख रहे हैं और यहाँ पे हमारी क्या है, स्टोन है, ठीक। तो अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट का मान कम है, देखो ऐसे ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है। तो जिधर भी मुंह चौक रहेगा, मतलब नुकीला रहेगा वो छोटा होगा, ठीक है। और जिधर की ओर बड़ा रहेगा वो बड़ा होगा, खुला रहेगा वो बड़ा होगा। तो इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, तो वो जैसे ऊपर लिखा था वैसे ही। तो अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट का मान 2% से क्या है, कम है, तो स्टोन जो है हमारा गुड क्वालिटी का है, ठीक। अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट का मान 2% से ज्यादा, ये एफ है, ठीक है ना। फ्रिक्शन कोफिशिएंट का मान 2% से ज्यादा है और 3% से कम है, यानी कि 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो फ्रिक्शन हमारा मीडियम क्वालिटी का है, MEDIUM, मीडियम। और अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट का मान 5% से अधिक है, तो हमारा जो स्टोन है वो बैड क्वालिटी का है, ठीक बात। तो 2% से कम, यानी कि उसके वेट में जो लॉस हो रहा है वो 2% से कम है, तो ये गुड क्वालिटी का है। अगर 2 और 3% के बीच में अगर उसका वेट लॉस हो रहा है तो वो मीडियम क्वालिटी का कहेंगे। अगर 5% से ज़्यादा हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बैड क्वालिटी का कहेंगे, ठीक है। और कोई लोग कहेंगे कि अगर 4 आ गया तो 4 आ जाएगा तो मीडियम और बैड के बीच में रहेगा, ठीक बात। तो ये होता है इसमें। तो एब्रेशन टेस्ट क्या होता है ये हमने देख लिया है, बस इतना ही है एब्रेशन टेस्ट में, और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आएगा। तो एग्जाम में पूछेगा कि एब्रेशन टेस्ट के द्वारा हार्डनेस, टफनेस एंड रेट ऑफ वियरिंग रेजिस्टेंस। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, रेट ऑफ वियरिंग रेजिस्टेंस। तो एट्रियल टेस्ट के द्वारा रेट ऑफ वियरिंग रेजिस्टेंस जो है ज्ञात करते हैं, हार्डनेस एवं टफनेस तो ज्ञात करते ही हैं। और ये किसके द्वारा करते हैं, तो ये डेवल टेस्टिंग मशीन, डेवल टेस्टिंग मशीन के द्वारा करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये DEVAL, डेवल टेस्टिंग मशीन के द्वारा जो है करते हैं ये टेस्ट। तो इसको जो है ध्यान में रखना है, और ये एग्जाम में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद से इन पे तो अभी मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे कि अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट का मान जो है 2% से कम है तो स्टोन कैसा है, 2-3 के बीच में है तो कैसा है, और 5% से ज़्यादा है तो स्टोन जो है कैसा है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक। अब हम आते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। तो हमारा अगला टेस्ट रहेगा 6 नंबर का क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, CRUSHING, क्रशिंग STRENGTH, स्ट्रेंथ टेस्ट। तो नाम से ही दिख रहा है कि क्रश करना है उसे, ठीक है ना, कुचलना है। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट क्या किससे ज्ञात करते हैं, और COMPRESSIV, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट जो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए हम कहते हैं, ठीक है। अब क्रशिंग लिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसे हम क्रश कर देंगे, कुचल देंगे। तो किसी चीज को आप कुचलोगे तो उसको क्या कर रहे हो, किसी चीज को आप जो है
कुचल लोगे, इधर से कुचल रहे हो, तो क्या कर रहे हो, उस पे दोनों ओर से कंप्रेसिव फोर्स ही ना लगा रहे हो, तो वहां पे क्या आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा। ठीक है। अब कई लोग जो है कंफ्यूज होते हैं कि मेरे को बता दो कि ये जो स्ट्रेस है और ये जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में अंतर क्या होता है, ये आपका जो है सवाल रहेगा कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ में अंतर क्या होता है। तो अगले वीडियो में अगर याद आएगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो आप जो है खोजना, इसको ढूंढना। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए करते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और ये किसके द्वारा करते हैं, तो CRUSHING क्रशिंग, STRENGH स्ट्रेंथ टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन द्वारा करते हैं। COMP कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट MSCHIN मशीन द्वारा करते हैं। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन द्वारा करते हैं, इस बात को जो है ध्यान में रखना है। अब देखो इसमें है क्या, इसमें जो है कुछ नहीं है। मैं एक बार आपको जो है बताता हूँ। हमारे पास जो है ऐसा कुछ, हमारे पास जो है ऐसा कुछ जो है अरेंजमेंट है। ठीक है। ये और ये हो गया सैंपल, फिर इसके ऊपर ये हो गया। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको पिस्टन बोलते हैं। ठीक है ना, पिस्टन, पिस्टन बोलते हैं। ये क्या है, पिस्टन, PISTON पिस्टन। और ये क्या है, सैंपल। और सैंपल का साइज क्या है वो हम अभी लिखेंगे। तो हम जो है इस क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन में इस सैंपल को रखते हैं और फिर इस पिस्टन द्वारा जो है एक निश्चित रेट से लोड लगाते हैं और लोड लगा के इसे फेल करा देते हैं। ठीक है। तो जब हम लोड लगाएंगे, तो कितना लोड हमने लगाया, ये हमें क्या होगा, पता रहेगा। ये कोई लीवर होता है, इसे संचालित करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, ठीक बात, ऐसे जुड़ा रहता है, ये सॉफ्ट है, पावर आ रही है यहाँ से, तो ये लीवर रहता है इसे संचालित करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। तो जब हम इसे क्रश करा देंगे, मतलब चाहे कितना ही मजबूत हो, हम इसे एक निश्चित रेट ऑफ लोडिंग पर लोड लगा करके और इस सैंपल को पूरा फेल करा देंगे। ठीक है। तो जिस टाइम सैंपल फेल हो जाएगा, उस टाइम जो हमारा क्या रहेगा, रीडिंग लेने वाला जो रहेगा उपकरण, उस पे पता चल जाएगा कि जो है कितने स्ट्रेंथ पे या कितने लोड पे जो है ये फेल कर गया है। ठीक है ना। तो जितने लोड पे फेल करा रहेगा, अब हम जो है इसके जो है इस सैंपल की साइज जो है 50x50x50 होती है। तो इसका जो है हम इस एरिया पे क्या कर रहे हैं, लोड लगा रहे हैं। तो जिस लोड पे ये फेल करा है, उस लोड में इस एरिया से जो है भाग दे करके और हम स्ट्रेस ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। तो जो हमारा स्ट्रेस प्राप्त होता है वही क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। ठीक है। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे।
तो बस वही सिंपल सिंपल स्टेप है, उसे फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो सैंपल रहेगा SAMPLE सैंपल रहेगा हमारा 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर का क्या रहेगा, क्यूब रहेगा सैंपल हमारा ये। ठीक है, अब सैंपल को क्या करेंगे कि सैंपल को स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन में रख देंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन में। तो SAMPLE सैंपल को COMPRESIVE कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन MACHIN मशीन में रखकर 140 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो सैंपल को जो है इस मशीन में रख करके और उसके ऊपर जो लोडिंग लगाने की हमारी जो रेट रहती है वो 140 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, यानी कि इस सैंपल का साइज जो है 50 सेंटीमीटर का है। ठीक है ना, तो अब कितना हो गया, 250 मतलब 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो इतनी दर से जो है हम रेट लोडिंग लगाते हैं। मशीन में रखकर 140 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से लोड लगाकर FAILERE फेलियर लोड ज्ञात करते हैं। तो इतनी रेट से लोडिंग लगाएंगे और सैंपल को जो है फेल करा लेंगे, और सैंपल जब फेल हो जाएगा तो उसकी जो लास्ट वाली लोड जो उसने सहन किया होगा वो हम नोट कर लेंगे। ठीक है ना, अब उस लोड को क्या करेंगे कि सैंपल के एरिया से भाग दे करके उसकी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है ज्ञात कर लेते हैं। तो वही है FAILERE फेलियर लोड में एरिया से भाग देकर स्टोन की COMPRESIVE कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात कर लेते हैं। तो इस रेट ऑफ लोडिंग पे जो है लोड लगाकर फेल कराते हैं, और फेल कराने के बाद जो है क्या होता है कि हम उसके एरिया से भाग दे करके और हम जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है ज्ञात कर लेते हैं। ठीक बात। तो ये जो है इसका जो है मेन प्रोसीजर होता है। अब इसमें जो है आपको ध्यान रखने वाली जो बात है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये बात है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या ज्ञात करते हैं, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ याद करते हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरा, इसकी टेस्टिंग जो है किसके द्वारा करते हैं, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन के द्वारा करते हैं। दूसरी बात हो गई याद रखने वाली। और तीसरी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि जो स्टोन होता है उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं वो 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर के क्यूब के द्वारा करते हैं।
ये बात जो है आपको भूलनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसे नोट कर लीजिए, ये भूलने वाला नहीं है। अब यहाँ पे नोट करके एक बात लिखेंगे, और जो भी नोट पॉइंट है उसको ध्यान में रखेंगे। नोट पॉइंट, तो जो गुड बिल्डिंग स्टोन होना चाहिए उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है कितनी होनी चाहिए, ये बात जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो गुड बिल्डिंग, बी यू आई एल डी आई एन जी, गुड बिल्डिंग स्टोन की मिनिमम, सी ओ एन पी आर ई एस आई बी, कंप्रेसिव, एस टी आर ई एन जी टी एच, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1000 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। तो हम जो है जो बिल्डिंग स्टोन यूज करेंगे, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये भी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी जो है भूलना नहीं है, ठीक है ना। तो जो गुड बिल्डिंग स्टोन होगा उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 1000 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी को 100 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होता है, हम ये कहते हैं इतनी होनी चाहिए। अब देखो कई लोग जो है ये दोनों नहीं समझ पा रहे होंगे कि 1000 kg को जो है हमने न्यूटन पर mm स्क्वायर में कैसे लिखा। तो देखो कैसे होगा, हाँ देखो ये 1000 है और केजी है, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस 1000 केजी में इस 1000 केजी में देखो W बराबर होता है M इंटू जी, ठीक है। या W बराबर M इंटू जी नहीं जानते हो तो ऐसे समझो, F बराबर M इंटू ए जानते हो ना। तो M क्या है, केजी है, और ये ए क्या है, एक्सेलरेशन। तो ए क्या होता है, त्वरण। तो इसको छोड़ो, यहाँ से समझो। तो देखो W इज इक्वल टू M इंटू जी होता है, ठीक है। तो M क्या है, मास, ये होता है केजी में, और जी क्या है, एक्सेलरेशन। ये वैसे ग्रेविटी है, ठीक है। ग्रेविटी, पृथ्वी का जो त्वरण होता है उसको इंग्लिश में ग्रेविटी एक सिंपल नाम देते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का जो एक्सेलरेशन होता है उसका, ये जो जी है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्चुअल तो होती है 9.8, लेकिन हम यहाँ पे कितना मानेंगे, 10, ठीक है ना। तो इस केजी में अगर हम मैं जी से गुणा कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, मैं जी से गुणा कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, वो न्यूटन में हो जाएगा। जो भार है वो क्या हो जाएगा, न्यूटन में, ठीक है। तो हम जो है वही करने वाले हैं यहाँ पे। तो हम जो है इस 1000 को यहाँ पे लाए हैं, और केजी हो गया तो हमने 10 से ऊपर गुणा कर दिया और 10 से नीचे गुणा कर दिया, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताओ कोई फर्क पड़ेगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो है ये हम जो है कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ये ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी है तो ये क्या बन गया, ऊपर वाला न्यूटन बन गया, ठीक है ना। तो न्यूटन बन गया तो कितना हो गया, ये न्यूटन बन गया तो इतना न्यूटन
बटा में 10 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 1 सेंटीमीटर में 10 mm, और फिर 1 सेंटीमीटर में 10 mm। तो 10 आ रहा है यार, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसे तो आ जाना चाहिए था। 10, 1000, 10, 4 जीरो, 2 जीरो कट जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, W इज इक्वल टू M इंटू जी। तो W इज इक्वल टू, हमें न्यूटन में बदलना है, M है ये है, तो W बाई जी करना पड़ेगा, ठीक है। अरे हमें W डालना है, चलो छोड़ो हटाओ यार। अभी देखो मेरे से अभी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। वैसे ये है आसान, इसे आप जो है कर लोगे। वैसे कहोगे कि मैं छोड़ के यहाँ पे जा रहा हूँ, तो चलो ठीक है, ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करते हैं, अगले वीडियो में इस पर डिस्कस कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। मैं एक बार देख लूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो बस इस वीडियो में इसको हम यहीं पे रखते हैं, है ना। इसको जो है हम यहीं पे रखते हैं। और तो मेन बात जो है यहाँ पे, इसको जो है भूलना नहीं है कि 1000 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जो वुड बिल्डिंग स्टोन होती है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिनिमम इतनी होनी चाहिए। तो वो तो केजी में भी देता है और न्यूटन में भी देता है, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो दोनों को जो है ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और इसके बाद से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में, ये जो दोनों बातें हैं ये ज़्यादातर नहीं पूछता है, ये दोनों बातें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में, लेकिन टेस्ट है तो भाई हमको याद करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा ये जो हमने ऊपर वाला जो ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो भी पढ़ा है, ये वाला ये ध्यान में रखना है। और और क्या याद रखना है, और ये डेवल टेस्टिंग मशीन, डेवल टेस्टिंग मशीन याद रखना है। और ये याद रखना है रेट ऑफ बियरिंग रेजिस्टेंस एट्रिजन टेस्ट के द्वारा करते हैं। और ये नोट पॉइंट कि जब हम एट्रिजन टेस्ट करते हैं तो हमें इम्पैक्ट टेस्ट और एब्रेशन टेस्ट जो है करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इन बातों को जो है ध्यान में रखना है। तो जो है हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। देखो यार, इसको ज़्यादा मतलब वो मत लेना कि मुझे नहीं आया क्या हुआ, तो होता है किसी किसी को। और वैसे जो है मैं कई बार जो है आप भी कोई चीज़ लगाते हो गए लेकिन भूल जाते हो, तो वैसा होता है, वो बात नहीं है। और मैं भी तो आप ही की तरह हूँ, बस आपसे 2 साल में बड़ा हूँ। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम जो है जो हमारा लास्ट टेस्ट बच रहा है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बाय।